तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं चुनावी आंकड़ों से, क्योंकि रुझान आने शुरू हो चुके हैं। हिमाचल गुजरात की तो बात हो ही रही है, साथ ही साथ जनादेश में आज बात भानु प्रतापपुर की भी। लगातार रुझानों में कांग्रेस की बढ़त साफ तौर पर नजर आ रही है। और गुजरात और हिमाचल की भी अगर बात की जाए तो गुजरात विधानसभा चुनाव 136 पर बीजेपी, 29 पर कांग्रेस। हिमाचल में इसी तरह की स्थिति, लेकिन कांग्रेस के खाते में 36 सीटें, जो कि लगातार रुझानों में कहीं ना कहीं आगे पीछे की स्थिति। बीजेपी 29 पर, जबकि बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है इस बात को भी मेंशन करना कि गुजरात विधानसभा चुनाव में 11 सीटों पर आम आदमी पार्टी भी आगे बढ़ रही है। न सिर्फ कांग्रेस, लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी जब खाता खोला तो इस बारे में भी चर्चा बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है कि बीजेपी के गढ़ में अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी खाता खोला जाता है तो आगे जाकर रणनीति में बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। और भानु प्रतापपुर पे एक बार फिर से लौटते हैं। कांग्रेस को लेकर लगातार ये बात कि सावित्री मंडावी लगातार आगे चल रही है। सहयोगी ममता हमारे से जुड़ी हुई है। ममता, क्या कुछ अपडेट अभी तक? बिल्कुल, देखिए दूसरे राउंड की गिनती शुरू है और अभी दूसरे राउंड को लेकर कोई जो है वो ऑफिशियली वो नहीं आया है, लेकिन दूसरे राउंड में भी ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी से सावित्री मंडावी जो है वो आगे चल रही हैं। और जाहिर तौर पर ये कहीं ना कहीं बीजेपी को चिंता देने वाली बात हो सकती है। अकबर राम कुर्राम भी, जिस तरह से हमने दिखाया था पहले राउंड में, उन्होंने कड़ी टक्कर दी है। और जो एक अंदाजा लगाया जा रहा था कि वोट जो कटेंगे उसका सीधा सीधा फायदा जो है, जो कांग्रेस ये कह रही थी कि उसका सीधा फायदा जो बीजेपी को पहुंचाने के लिए जो है अकबर राम कुर्राम को खड़ा किया गया था। लेकिन अब अगर हम बात करें तो जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो एक तनाव कांग्रेस पार्टी को था वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरे राउंड में भी अगर हम बात करें, जो शुरुआती तौर पे जो अभी गिनती शुरू है, थोड़ी देर में हालांकि खत्म हो जाएगी दूसरे राउंड की गिनती, उसमें भी ये बताया जा रहा है कि सावित्री मंडावी जो है वो आगे चल रही है। तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक तरह से कहें कि काफी रिलैक्स करने वाली बात हो सकती है। लेकिन बीजेपी का जो तनाव है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, बीजेपी का तनाव बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि सर्व आदिवासी समाज के जो प्रत्याशी अकबर कुर्राम, उनको ही उनके मुकाबले कम से कम आसपास तो पहुंच ही गए हैं। 1000 से ज्यादा वोट उनके हो गए, जबकि 1490 वोट ब्रह्मानंद नेताम के खाते में है। फिलहाल जानकारी यही थी ममता कि कांग्रेस यानी कि सावित्री मंडावी 33 वोटों से आगे चल रही हैं। फिलहाल अब इस पर नजर के ब्रह्मानंद नेताम सावित्री मंडावी को किस तरह से टक्कर दे पाते, क्योंकि सावित्री मंडावी का अगर नाम लिया जाता है तो कोई राजनीतिक करियर उनका नहीं रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस की तरफ से आगे चल रही है, जो कि आम बात है अगर सत्ताधारी पार्टी किसी भी इस तरह से विधानसभा चुनाव में या उपचुनाव में उतरती है। देखिए दूसरे राउंड में भी जो है वो कांग्रेस आगे चल रही है और करीबन 2.5 वो अगर हम बात करें तो दूसरे राउंड की जो गिनती शुरू हुई है उसमें भी शुरुआती तौर पे ये कहा जा रहा है कि 2 राउंड जो दूसरा राउंड है उसमें भी सावित्री मंडावी आगे चल रही है। लेकिन आप जो जिस तरीके से अगर इसको एनालिसिस करें कि ये जरूर है कि सावित्री मंडावी जो है इसके पहले उनका कोई पॉलिटिकल करियर नहीं रहा है। वो जब भी अगर मान लीजिए किसी पॉलिटिकल आयोजन में गई है तो वो मनोज मंडावी के साथ गई है, चूंकि वो यहाँ के विधायक रहे हैं और विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो जो सावित्री मंडावी है वो सरकारी जो सेवा में थी, तो जाहिर तौर पर उनका कहना था कि ऐसे में वैसे भी संभव नहीं हो पाता कि आप किसी राजनीतिक उसमें बहुत ज्यादा सक्रिय हो सकें। लेकिन जिस तरीके से उनके पक्ष में जो नतीजे आ रहे हैं, सावित्री मंडावी का कहना था जब वो चुनाव लड़ी थी और न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा था कि मनोज मंडावी ने जो काम किए हैं जनता उसको आशीर्वाद देगी। उसके साथ ही उनको यह कहना था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो तमाम योजनाएं चलाई हैं उसके चलते इस इलाके के किसान हैं या मजदूर हैं वो खासतौर पे जो है वो उनके साथ है। महिला स्व सहायता समूह जिस तरीके से के मजबूती को लेकर जो काम किए गए हैं, ये सावित्री मंडावी कह रही थी, तो वो कहीं ना कहीं इससे वो आशान्वित है कि वही जो है वो जीतेंगे और यही तमाम वोट जो है वो उनको मिलेंगे। इसके साथ ही वो ये भी कह रही थी कि जब भी मनोज मंडावी ने उन्हें चारमा और भानु प्रतापपुर आसपास बुलाया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आए। और वाकई अगर हम बात करें तो इस इलाके में जो है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार जो है वो आते रहे हैं और जब भी कोई आयोजन रहा है, उनके बड़ा आयोजन रहा है, उनकी उपस्थिति देखने को मिली है। तो ये भी एक फैक्टर माना जा सकता है कि ये जो कांग्रेस पार्टी जो है
वो जिसको जो बढ़त में दिखाई दे रही है। दूसरे राउंड में भी कांग्रेस पार्टी, एक बार फिर से हम न्यूज 18 के जरिए बताते हैं कि दूसरे राउंड में भी कांग्रेस पार्टी से सावित्री मंडावी जो है वो बढ़त बनाए हुए है। थोड़ी देर में ऑफिशियली घोषणा हो जाएंगी, और लेकिन न्यूज 18 में एक बार फिर से आपको हम बताते हैं, जो हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि दूसरे राउंड में भी सावित्री मंडावी जो है वो जबरदस्त बढ़त बनाए हुए हैं। अकबर कुर्राम की अगर हम बात करें तो अकबर कुर्राम को जो है वो जिस तरीके से दावा कर रहे थे कि 10,000 वोटों से लीड करेंगे, लीड नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि वोट तो उन्हें भी जो है वो मिले हैं, और वो कहीं ना कहीं मजबूती से बीजेपी को जो है वो उसको टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रह्मानंद नेताम के लिए जो है वो मुश्किलें जो है वो जो 2 राउंड है उसमें दिखाई दे रही है। निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं, लोगों ने निर्दलीय प्रत्याशियों को भी जो है वो ठीक ठाक वोट ही दिए हैं। और पहले राउंड में हमने जिस तरीके से देखा कि 414 जो नोटा को पड़े हैं, देखने वाली बात यह होगी कि नोटा को लेकर किस तरह की स्थिति जो है वो दूसरे राउंड में स्पष्ट होती है। लेकिन अगर आदिवासी बहुल इलाके में और रिजर्व जो सीट है उसमें अगर वहां पर भी नोटा अगर इस तरह इतनी ज्यादा संख्या में अगर शुरुआती राउंड में ही दिखाई देते हैं तो वो भी जो है वो तमाम पार्टियों के लिए सोचने वाली बात हो सकती है। बिल्कुल नजरें आप बनाए रखिएगा ममता, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, क्योंकि सेकेंड राउंड की जब काउंटिंग पूरी हो जाएगी तो भी रुझान सामने आएंगे, और उसको लेकर भी आंकड़ा लगातार हम अपडेट करते रहेंगे। न्यूज 18 आप तक सीधे जानकारी पहुंचाता रहेगा। लेकिन फिलहाल जो रुझान आए हैं उस पर भी डिस्कशन होना बेहद जरूरी। बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका आपसे परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ है दीपक विजयवर्गीय, बीजेपी नेता है, साथ में है कांग्रेस की तरफ से धनंजय जी, प्रवक्ता है कांग्रेस से। धनंजय जी और दीपक जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत न्यूज 18 पर। लेकिन प्राथमिक जो रुझान आए हैं वही लाइन जो हर सत्ताधारी पार्टी और हर उस पार्टी के लिए कही जाती है जो कि आगे चल रही है। धनंजय जी, खुश तो बहुत होंगे आप। निश्चित तौर पर जो भानु प्रतापपुर का उपचुनाव जो है, हमारे विधायक के दुखद निधन के बाद वहां पर उपचुनाव हुआ है, और कांग्रेस पार्टी ने सावित्री मंडावी जी, जो कि स्वर्गीय मनोज मंडावी जी की धर्मपत्नी है, उनको वहां पे प्रत्याशी बनाया है। तो भानु प्रतापपुर की जनता ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के कामों पर, हमारी जो न्याय की योजना है उस पर, आदिवासी हित में किए जा रहे कामों पर और सावित्री मंडावी जी पर भरोसा किया है। और निश्चित तौर पर जो परिणाम है हमारे सुखद है, और एक पुख्ता प्रमाण पत्र तो मैं कहूंगा कि जनता ने दे दिया कि भूपेश बघेल की सरकार जो करती है उसको पूरा करती है, और भूपेश है तो भरोसा है। बिल्कुल, भूपेश है तो भरोसा है, और इसी लाइन के साथ कांग्रेस पार्टी, उनके प्रत्याशी भी आगे चल रहे थे। बीजेपी की तरफ से अब ये रिएक्शन जरूर प्राथमिक तौर पर रुझान सामने आया, इस पर भी लेकिन लेना बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि सर्व आदिवासी समाज और एक अन्य जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं दीपक जी, उनके भी करीबन ब्रह्मानंद नेताम जितने ही वोट हैं 1000 पर, वो भी। देखिए, जो चुनाव था, ये उपचुनाव में आमतौर पे होता यह है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसका प्रभुत्व भी काम करता है, और दूसरा ये जिन परिस्थितियों में चुनाव हुआ है उसमें सहानुभूति की एक स्वाभाविक लहर होती है। तो मतदाता जो हैं वो उस सहानुभूति की वजह से उनका रुझान रहता है उस प्रत्याशी की तरफ जिन्होंने अपना कोई परिवारजन खोया होता है पूर्व में। और वैसे भी कांग्रेस की सीट थी, तो मैं समझता हूँ कि जो हर पार्टी चुनाव लड़ती है जीतने के लिए, हमने भी चुनाव जीतने के लिए तैयारियां की, लेकिन जो बहुत बार परिस्थितियां रहती हैं वो पहले से इशारा कर देती हैं कि किस तरफ रुझान जा सकता है। चलिए, यानी कि परिस्थितियों को आप दोष दे रहे हैं। दीपक जी, आगे चर्चा को बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचा दें। सावित्री मंडावी दूसरे राउंड के काउंटिंग में भी आगे चल रही हैं, ब्रह्मानंद नेताम से बेहद ज्यादा आगे। और पहले तो 3300 का ये आंकड़ा सामने आया था, अब धीरे धीरे आंकड़े भी आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन दीपक जी, परिस्थिति की अगर आप बात कर रहे हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आगे की परिस्थितियों को भी आप पहले से ही माप लें। ये देखिए, पहली अपडेट, सावित्री मंडावी कांग्रेस की तरफ से दूसरे राउंड में भी आगे, अब तक 3397 वोट पड़ चुके हैं। दूसरे राउंड में भी सावित्री मंडावी जो है आगे चल रही हैं। दीपक जी, परिस्थितियों की जो हम बात कर रहे थे, अब आपको लगता है कि चुनावी रणनीति थोड़ी सी बदलने की जरूरत, क्योंकि सर्व आदिवासी समाज भी इस बार मैदान में था, लेकिन 2023 में अगर ये स्थिति बनती है तो आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती तो हम पहले स्वीकार करते हैं, और 2023 में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये भानु प्रतापपुर का जो चुनाव है ये विशेष परिस्थितियों में हो रहा है, सबको हमको ध्यान रखना चाहिए। और ये जनरल एक जो आम जो जनमत होता है, आम जो पब्लिक ओपिनियन होता है, वो आम पब्लिक ओपिनियन नहीं है। इसमें एक सहानुभूति का पुट शामिल है, वो परिस्थितियां शामिल हैं जिन परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है, तो इनको सामान्य चुनाव की तरह नहीं ले सकते हैं। लेकिन 2023 का चुनाव भूपेश बघेल की जो
क्रूर शासन है, जन विरोधी शासन है, उसके खिलाफ होगा और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मार्जिन के साथ, बहुत अच्छे बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी। इतना क्रूर शासन अगर भूपेश बघेल का था तो इसमें भी कहीं ना कहीं तो अंदाजा आना चाहिए था ना। ब्रह्मानंद नेता 1400 पर, सावित्री मंडावी 3300 पर, हालांकि पहली राउंड की काउंटिंग हो रही है। लेकिन धनंजय जी से भी इस पर हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। एंटी इनकम्बेंसी की बात बीजेपी की तरफ से लगातार धनंजय जी कही जा रही थी, लेकिन असर तो आंकड़ों में नजर नहीं आ रहा है। धनंजय जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही उन तक, लेकिन दीपक जी, निश्चित तौर पर इस बात पर भी चर्चा बहुत ज्यादा जरूरी कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर लगातार आप लोग मुखर होकर आवाज रखते रहे। विशेष सत्र पर भी आपने निशाना साधा, हालांकि राज्यपाल की मोहर अब तक नहीं लग पाई है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी का उतरना चुनावी मैदान में एक और बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी के तो सारे वोट उसी चक्कर में कहीं ना कहीं काटे जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि हर चुनाव में कुछ ना कुछ ऐसे प्रत्याशी या ऐसी पार्टियां चुनाव में उतरती हैं जो पुराने समीकरणों को प्रभावित करती हैं। तो निश्चित तौर पर जब 2023 के चुनाव होंगे या अगले चुनाव होने हैं, उनमें हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई वोट काटने वाली पार्टी या कोई ऐसी पार्टी अगर मैदान में आ रही है तो हमें उस इक्वेशन के हिसाब से किस तरह से रणनीति बनानी है, किस तरह से प्रत्याशी उतारना है। हालांकि फर्स्ट राउंड की काउंटिंग है, लेकिन फिर भी क्या मानते हैं, कहाँ चूक रह गई? नहीं, चूक कहीं भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत के साथ पूरी रणनीति बनाते हुए चुनाव लड़ा है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा है, ये चुनाव विशेष परिस्थितियों में हुआ है और इन परिस्थितियों में कहीं पर भी कोई चुनाव देश में होता है तो भारतीय समाज में एक भावनात्मक पुट होता है और उसका लाभ उस पार्टी को मिलता है जिस तरफ से सहानुभूति पाने वाला प्रत्याशी होता है। तो ये विशेष परिस्थितियाँ हैं। आप सिंपैथी वोट मांग रहे हैं, लेकिन हो सकता है यहां भी आपकी गलती हो सकता है कि सरकार के कामों को लेकर वोट किया गया हो। हालांकि धनंजय जी से हम समझ लेते हैं क्या मानते हैं उसे। धनंजय जी, साफ तौर पर दीपक जी कह रहे हैं सिंपैथी वोट मिले हैं। चलिए, कोशिश करेंगे, शायद हमारी आवाज उन तक स्पष्ट तौर पर पहुंच नहीं रही है, लेकिन निश्चित तौर पर कई ऐसी और बातें जिनको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। दीपक जी, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा भी लगातार उठाया जाता है बीजेपी सरकार की तरफ से, लेकिन छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश में सबसे कम है। ये मुद्दा भी आपके लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है? नहीं, देखिए, ऐसी बात नहीं है। अगर छत्तीसगढ़ सरकार या कोई भी आंकड़े इस तरह की बात करते हैं तो वो सही नहीं है। छत्तीसगढ़ में अनएम्प्लॉयमेंट की दर बहुत ज़्यादा है और देश भर में हिमाचल प्रदेश से लेके और चेन्नई तक में छत्तीसगढ़ के मजदूर देखे जा सकते हैं। मैं समझता हूं कि इस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार को गलत दावे नहीं करना चाहिए। अगर कोई कहीं किसी कथित सर्वे के आंकड़े हैं तो वो भी गलत हैं। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की स्थिति बहुत बुरी है और उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप तो केंद्र सरकार के आंकड़ों पर सवाल उठा रहे हैं दीपक जी। हालांकि बहुत जरूरी हो जाता है कि आप भी इस बात को समझे कि आगे बहुत ज्यादा बेहतरी की जरूरत है रणनीति में भी। हालांकि ब्रह्मानंद नेताम के साथ जो एपिसोड हुआ दीपक जी, निश्चित तौर पर आपको जानकारी होगी, झारखंड पुलिस यहां पर पहुंची थी और गिरफ्तारी हालांकि नहीं हुई है, हाईकोर्ट से रोक लगा दी गई, लेकिन क्या आप समझते हैं कि प्रचार में कहीं ना कहीं कमी इस वजह से? नहीं, प्रचार में भी कमी होती है और जब सरकार होती है तो कई बार दमन की कोशिश करती है, उनसे जुड़े हुए कार्यकर्ताओं पे दमन की कोशिश करती है। लोगों को, जो छोटे कार्यकर्ता रहते हैं गाँव में बैठे हुए, उनको पुलिस पटवारी परेशान कर सकता है। तो उनको लगता है अगर उम्मीदवार को इस तरह से परेशान किया जा सकता है कानूनी दाव पेंचों के जरिए तो आम आदमी की क्या स्थिति होगी। तो इसलिए कई बार दबाव काम करता है। यही मैंने कहा, मैं इसको सीधे आरोप के रूप में नहीं लगाना चाहता था, क्योंकि अगर कोई भी पार्टी जो चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है, अगर वो ये कहेगी कि सरकार दबाव बना रही थी, सरकार ने दमन किया, कार्यकर्ताओं पे धमकी दी, तो उसको निगेटिव समझा जाएगा। लेकिन सही बात ये भी है कि ये महत्वपूर्ण फैक्टर है। और जो मैंने कहा कि भूपेश बघेल का क्रूर शासन, ये इसी मायने में है कि राजनीतिक जो विरोधी हैं उनको कुचलने की जो साजिश अलग अलग हर विधानसभा क्षेत्र में भूपेश बघेल रच रहे हैं और सबसे बड़ी रणनीति उनको केवल राजनीतिक विरोधियों को कुचलने की है। विकास कोई मुद्दा नहीं है, विचारधारा कोई मुद्दा नहीं और कोई बात नहीं। ठीक है, जवाब केवल हर क्षेत्र में। धनंजय जी, भूपेश बघेल क्रूर शासक है, सिंपैथी वोट सावित्री मंडावी को मिले हैं, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। देखिए, क्रूर शासक तो केंद्र में बैठी हुई है नरेंद्र मोदी जी की सरकार है
जो लोकतंत्र की लगातार हत्या करती है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके विपक्षी दल के नेताओं को डराती धमकाती है और अपनी सरकार की नाकामियों को छुपाना चाहती है। तो तानाशाही, कुशासन और जनता के विरोधी कोई होता है तो भारतीय जनता पार्टी होती है, जहां भी उनकी सरकार होती है। मैं एक पुराना उदाहरण आपको बताना चाहूंगा। जब छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो अंतागढ़ का उपचुनाव हुआ था। उस दौरान आप देखेंगे प्रदेश के जनता, मतलब अंतागढ़ के जो प्रत्याशी हुआ करते थे, उसको बैठाने के लिए किस प्रकार से बंदूक का इस्तेमाल किया गया था। हमारे प्रत्याशी जो थे कांग्रेस के साथ खरीद फरोख्त किया था, डराया धमकाया गया था। तो क्रूरता जो होती है वो भारतीय जनता पार्टी के सरकारों के पास होती है। हम तो लोकतंत्र विपक्ष का सम्मान करते हैं। आप देखेंगे जहां भी भानु प्रतापपुर का चुनाव हुआ, वहां पे सारे लोग चुनाव लड़े, निर्दलीय कोई चुनाव लड़ा और पूरी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने अपनी बात को जनता तक पहुंचाया है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता जो बता रहे हैं क्रूर शासन, तो उनको याद करना चाहिए क्रूर शासन कोई है तो नरेंद्र मोदी की सरकार है और भाजपा है। दूसरी बात, हम अपने कामों के दम पर गए। हमारे पास प्रत्याशी की बेहतर और साफ छवि थी सावित्री मंडावी जी का, और भारतीय जनता पार्टी के पास एक अपराधी प्रत्याशी था जो बलात्कारी, जो इस पर रेप के आरोप लगे हैं। हमारे सरकार के काम थे, हमने जो 4 साल के भीतर में जनता के वादों को 90% जो पूरा किया है, आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए काम किया, उनके शिक्षा के लिए काम किया, रोजगार के लिए काम किया, स्वास्थ्य के लिए काम किया है, उनके कानूनी अधिकारों के लिए काम किया है। हमारे पास काम था, हम उसके दम पर गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वही झूठा प्रबंधन के साथ पड़ गई है। क्या कहेंगे आरक्षण को लेकर, क्या कहेंगे, क्योंकि राज्यपाल की मोहर अभी तक नहीं। देखिए, ये तो सीधा सीधा मनमानी समझ में आता है ना कि जब रमन सिंह सरकार में तो आरक्षण दिया गया, लेकिन 2 वर्गों में मतभेद कराया गया। और आज जब राज्य की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार आदिवासी वर्ग को 32% आरक्षण दे रही है, ओबीसी को 27% आरक्षण दे रही है, 13% एससी को दिया जा रहा है और 4% ईडब्ल्यूएस और दिया जा रहा है, तो बिल पास होने के बाद जिस प्रकार से मुझे ऐसा लगता है, हालांकि राजभवन के मसले पर कुछ बोलना नहीं चाहिए क्योंकि एक संवैधानिक संस्था, लेकिन ऐसा लगता है कि केंद्र में बैठे लोग कहीं ना कहीं राजभवन के ऊपर अनैतिक दबाव तो नहीं बना रहे हैं। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भाजपा के नेता बयानबाजी कर रहे हैं आरक्षण को लेकर, तो समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी तो दबे कुचले लोगों का विरोधी है, जो शोषित वर्ग है उसका विरोधी है, जो समाज की मुख्य धारा में जिसको लाने के लिए कांग्रेस सरकार ने आरक्षण लेकर आया उसका ये भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है। तो स्पष्ट समझ में आता है। ठीक है, दीपक जी जवाब। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी 60 साल तक सत्ता में रही है और अगर दबे कुचले लोगों की, वंचित लोगों की समर्थक होती तो ये सामंतवादियों की पार्टी नहीं समझी जाती। कांग्रेस पार्टी सदैव से सामंतवादी तत्वों की पार्टी रही है और आज भी भले ही ओबीसी के वेश में हो वो, लेकिन उनकी जो मानसिकता है पूरी तरह क्रूर और सामंतवादी है और इसी तरह लोगों के दमन की है। आप अपने राजनीतिक विरोधियों को मुकदमेबाजी में घसीट सकते हैं, उन पर गलत आरोप लगा सकते हैं, गलत मुकदमे दायर करवा सकते हैं। दीपक जी, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धनंजय जी, आपसे भी चर्चा करेंगे। कांग्रेस पार्टी सामंतवादी होती तो नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री बन पाते। भाजपा का असली कोई होता, आरएसएस नहीं होता। एक अपडेट के साथ जानकारी मिली है, सामने आ रहे हैं, क्या कुछ जानकारी फिलहाल आंकड़ों को लेकर? 921 इस तरह कुल 2 राउंड में जो मत पड़े हैं। बिल्कुल, देखिए नोटा 921 वो हो गए हैं, 14,564 वोट पड़े हैं। दूसरा राउंड जो है अगर बात करें तो दूसरे राउंड में 2,243 वोटों के साथ में अकबर कुर्राम सबसे आगे हैं और 2,415 वोट दूसरे राउंड में सावित्री मंडावी को मिले हैं और 1488 जो है ब्रह्मानंद नेताम को मिले हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई बात चौंका रही है वो ये है नोटा की जो संख्या है वो लगातार हम देख रहे हैं कि हर राउंड में बढ़ती जा रही है। पहले राउंड में अगर हम बात करें तो 414 थे और दूसरे राउंड में अगर हम बात करें तो 914 करीबन नोटा के वोट पड़े हुए हैं। लेकिन अकबर कुर्राम जो है वो दूसरी राउंड में सबसे आगे चल रहे हैं, 2,243 वोटों के साथ में अकबर कुर्राम सबसे आगे हैं और ब्रह्मानंद नेताम जो है वो उनको काफी जो है वो कड़ी पीछे जो नजर आ रहे हैं। 2,415 के साथ में जो है वो क्या बोलते हैं सावित्री मंडावी है और करीबन 5,500 के वोटों से जो है वो सावित्री मंडावी आगे है। तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ा अपडेट जो है वो हम आपको बता रहे हैं न्यूज 18 पर। और जिस तरीके से अगर हम बात करें तो दोनों अगर ओवरऑल अगर आप ये कहेंगे कि लीड कौन कर रहा है तो जाहिर तौर पर दोनों ही राउंड में कांग्रेस पार्टी जो है वो लीड कर रही है। और अगर दूसरे नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो अकबर कुर्राम जो है वो ये जो इस वक्त जो है वो कड़ी टक्कर दे रहे हैं और ब्रह्मानंद नेताम जो है अब अगर दोनों राउंड को अगर मान लिया जाए तो उसके बाद ब्रह्मानंद नेताम जो है वो तीसरी पोजीशन पे आ गए हैं।
हैं। निर्दलीय प्रत्याशी भी लगातार जो है वो कड़ी टक्कर दे रहे हैं और नोटा जो है, नोटा का जो वोट है वो इस उपचुनाव में सबसे ज्यादा हैरान कर रहा है। पहले राउंड में हमने देखा कि 414 जो है वो वोट नोटा के पड़े और दूसरे राउंड में को मिलाकर करीब 900 से ज्यादा वोट जो है वो नोटा को पड़े हैं। तो ये जो है वो तमाम जो पार्टियां हैं और जो निर्दलीय प्रत्याशी जो खड़े हुए हैं उनके लिए सोचने की बात है। लेकिन सावित्री मंडावी अभी सबसे आगे है, दूसरे नंबर पर अकबर कुर्राम है। जी ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। ममता लगातार अपडेट्स पहुंचाते रहिएगा। चर्चा भी हम आगे बढ़ाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इस पर हम चर्चा करें कि नोटा को इतने वोट आखिरकार क्या वजह, इसके पीछे ग्रामीण इलाकों का कोई असर। लेकिन लगातार हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज़ 18 लगातार आपको अपडेट करता रहेगा। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है।